गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम चैप्टर 5 का चिकित्सा का चक्कर का आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अभी एक सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। शरीर रूपी किला मतलब लेखक का शरीर। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, मर्ज मतलब बीमारी, उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौटकर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी, उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखें तो संभवतः समाप्त न हो। उधर मैं हवाई जहाज़ के पंखे की तेज़ी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए। पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी न तो किसी की बात मानता था और न ही कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए। सज्जन का ही कोई पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं। बेचैनी और भी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त से शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे अतः बुलाना भी आवश्यक था। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ़ लाए। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोस तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे ही होगी, पहले मैं समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी और कहा कि अदरक के रस में औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। वह CID की तरह पीछा ही न छोड़ता था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ़ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को ही दिखलाइए। मैंने मन में सोचा
कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, अब हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। बनारस में बहुत तेज़ सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पायजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो। लेखक जो हैं वो डॉक्टर साहब का जो आउटफिट है उसका वर्णन कर रहे हैं। दर्जी ने कुछ कतर ब्योत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब इतने दुबले पतले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती, मतलब वो बहुत जो भी स्वस्थ था वो अपने मरीजों में बांट दी है। हकीम साहब में नज़ाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ वालों के। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार था। अब यह ज़िंदगी आपके ही हाथ में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, या आप तो ऐसी बात करते हैं गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज़ तो दिखाइए। खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। अब लेखक कहते हैं, मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ़ दी गई है। ठीक है, अब आप इलाज शुरू कीजिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज़ देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे वक्त पर पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी, मतलब ठीक हो जाइएगा। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयाँ बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ी चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से आता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप हेम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब, इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब, जादू का काम करती है, जादू का। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर के आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली, बेटा, सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है। बात यह है कि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है। वे मेरी स्त्री और माता जी की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना इसकी बड़ोनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग ही गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या न हो, इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।